तो आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ये कहीं ना कहीं यूज़फुल ज़रूर हो रही होगी। अगर आपको कुछ कंसेप्ट नहीं पता तो मेरे ये जो प्लेसमेंट ज्ञान चैनल है, MCA ज्ञान की ब्रांच है, वहाँ पर हमने सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ाया है और अभी उसकी प्लेलिस्ट चालू हो रही है, तो वहाँ पर भी आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MCA ज्ञान। एज वी नो कि हमारा 23 को मार्च सिटी एंट्रेंस एग्जाम है और हम सबको पता है कि उसमें सी लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको डिस्कस कर लिया जाए। इससे एक पॉइंट तो ये फ़ायदे की चीज़ है कि आपने अभी तक कितना सी के बारे में पढ़ा है ये आप जान पा रहे होंगे, और हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर ना हो तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हो जाए। और मे भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम में आ चुके हैं, और हम जानते हैं कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहे होते हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके जो कंसेप्ट हैं सी के वो क्लियर हो रहे होंगे। अगर कुछ डाउट्स है तो आप इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर पाएंगे। एंड ये क्वेश्चंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसमें ये भी बताने वाली हूँ, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये सही है या ये सही है, तो अब कौन सी राइट अप्रोच है कि हम करेक्ट कर पाए, अपनी कन्फ्यूजन को कंफर्म कर पाएँ। एक्चुअल में जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, उनको कैसे श्योरिटी से देख पाएँ कि वो रॉन्ग ही होने वाले। कुछ ट्रिक्स हम जान रहे होंगे, कुछ हम अच्छा पेपर को कैसे हमें अटेंड करना है वो समझ रहे होंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम में आप इस क्वेश्चन से पढ़ने के बाद बहुत सारे मार्क्स गेन करने वाले हैं। तो विदाउट लेट किए स्टार्ट करते हैं, बने रहे इस वीडियो के एंड तक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। क्वेश्चन बहुत बेसिक है लेकिन बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसको बेसिक समझ के नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। तो डेनिस रिची ने डेवलप की थी हमारी सी लैंग्वेज। सो ऑप्शन बी, डेनिस रिची ने हमारी सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जस्ट समझना होगा, रीड करना होगा, पढ़ना होगा, इसको कुछ समझने के लिए कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सी आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स इज लाइक वेरिएबल नेम्स जो होते हैं, उनका कौन सा ये जो है वो करेक्ट है जो सी में पूछा जाता है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर सकते हो जब आपने कंसेप्ट पढ़ा हो, आपने जो रूल्स हमारी सी लैंग्वेज में होते हैं वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने के लिए करेक्ट रूल्स वो पढ़े होंगे, तभी आप समझ पाएंगे। और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि वो चेक कर पाए आपका बेसिक फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू वेयर, यानी कि इन्होंने स्टार्ट जो किया है वो न्यूमेरिक वैल्यू से किया है। और अगर आपने पढ़ा तो आपको पता है कि हमारे वेरिएबल का नेम कभी भी न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये फर्स्ट रूल है हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करने का। तो यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर मैं सी की बात करूँ तो अलग से हमें दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है फ्लोट। व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट हमारा डेटा टाइप है, यानी कि एक कीवर्ड है जो ऑलरेडी रिजर्व करता है अपने डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज ने डिफाइन कर दिए कि इनका मीनिंग ये होने वाला है, जैसे रिटर्न है, डेटा टाइप है, इफ़ है। ये हमें पता चल जाता है कि इफ़ है मतलब कंडीशन लिखने, रिटर्न है यानी कि फंक्शन की वैल्यूज रिटर्न कर रहा होगा। तो इनको हम अपने वेरिएबल्स में यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज वेरिएबल में हम क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं। अगर हम फ्लोट को वेरिएबल बनाएंगे तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यू डिफाइन करेंगे, लेकिन इसकी ऑलरेडी एक फिक्स वैल्यू डिफाइन है कि ये डेटा टाइप है जो डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है। तो कंपाइलर आपका कंफ्यूज हो जाएगा एक्चुअल में क्या है, इसलिए आप इस तरह से कीवर्ड को भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए एंड सी तो हमारा कैंसिल हो गया, क्लियर रहा। अब मुझे बी और डी में से नहीं पता कि कौन सा करेक्ट होगा। तो हमें यहाँ पर रूल पता होना चाहिए कि सी में कोई भी जो स्पेशल करेक्टर वो यूज़ नहीं होता एक्सेप्ट द अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जो हमारा होता है वो यूज़ किया जा सकता है, चाहे आप स्टार्टिंग में यूज़ करो, सेंटर में यूज़ करो, लेकिन आप कोई और हैज़ है, मॉडुलस है, कोई भी ऑपरेटर कोई भी हमारा स्पेसिफिक है वो नहीं यूज़ कर सकते। यानी एट द रेट वाला भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो बी वुड बी राइट ऑप्शन। सो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्स्टेंट्स इन सी। हमने जाना कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट जो होता है वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर देता है, यानी कि अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो अनचेंजेबल हो जाता है। आपने अगर एक बार वैल्यू सेव कर दी तो वो सेव रहेगी। तो कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिससे हमारे वेरिएबल या फंक्शंस कांस्टेंट हो रहे होंगे? तो हाँ, कॉन्स्ट कीवर्ड एक ऐसा होता है जो हमारी वेरिएबल या वैल्यू को कॉन्स्ट कर देता है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन ए टिक करेंगे और करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सी, यहाँ पर एक सिंबॉलिक कांस्टेंट भी होता है जिसे हम हैज़ डिफाइन कर रहे होते हैं, ये हमारा सिंटेक्स होता है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगर हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है, तो हम ऑप्शन ए टिक कर देंगे, जहाँ पे हमें
माइनस हो रहे होंगे हमारे मार्क्स। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा आंसर ए या बी नहीं, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे दोनों ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है। दोनों के थ्रू हम अपनी वेरिएबल्स या वैल्यूज़ को कांस्टेंट बना रहे होते हैं। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल सा पूछा गया है कि जो विच फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज यूज फॉर द प्रिंटिंग इंटीजर वैल्यूज़। हम बहुत सारी वैल्यूज़ जो होती हैं, चाहे वो हमारे इंटीजर हो कैर हो, उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं जिससे हम वैल्यू गेट कर पाते हैं या फिर प्रिंट कर पा रहे होते हैं। तो इंटीजर के लिए परसेंट डी लग रहा होता है। अगर हम सी की बात करें तो वो कैरेक्टर के लिए होता है, एस हमारा स्ट्रिंग के लिए होता है और एफ हमारा फ्लोट के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, इंटीजर पूछा है, तो हम ऑप्शन ए टिक कर रहे होंगे जो हमारा राइट होगा। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द कमेंट्स इन अ सी। कौन सा सिंटेक्स है जो करेक्ट है जिसमें हम सी में कमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन ए देखूँ तो इन्होंने यहाँ पर दिया है जो सिंगल लाइन के लिए हम राइट है, हम ये स्लैश यूज़ कर रहे होते हैं, बैक स्लैश। और अगर हम मल्टीपल लाइन के लिए देखें तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये सिंटेक्स भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। इन्होंने हमसे ये यहाँ पर नहीं पूछा कि कौन से टाइप का कमेंट्स, इन्होंने जस्ट कमेंट डिक्लेयर किया है। इट मीन्स हम दोनों ऑप्शन करेक्ट कर रहे होंगे और यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके अगर मैं सिक्स्थ क्वेश्चन देखूं तो यहाँ पे पूछा गया है विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर इन अ सी। सिंगल करेक्टर स्टोर करना है, यहाँ पे इंटीजर स्टोर करने की बात नहीं की। इंट हमारी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है, फ्लोट हमारी डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा होता है और कैर हमारे कैरेक्टर को स्टोर करता है। इट मीन्स ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो रहा होगा। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जो आपके कंसेप्ट्स को चेक कर रहा होगा, देन हम आउटपुट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके जैसे पूछे जाने वाले हैं। द सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ द इन डेटा टाइप इन सी। पर ध्यान से देखिए इन्होंने ब्रैकेट्स में क्या दिया है, टिपिकली ऑन अ 32 बिट सिस्टम। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की चीज़ है कि जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो जो साइज़ होते हैं वो हमारी मशीन पर डिपेंड करता है कि हमारी मशीन 32 बिट्स लेती है या 64 बिट का है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका साइज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने टिपिकली आपको ब्रैकेट्स में बता दिया है कि इसकी जो सिस्टम स्टोर करता है वो 32 बिट सिस्ट कर रहा है, यानी कि 32 मतलब 4 बाइट्स। हमारा इंटीजर जो है वो 4 बाइट स्टोर करता है, क्योंकि एक बाइट 8 बिट होता है तो 8 × 4 इज 32 बिट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, अगर इन्होंने लिखा होता ये ब्रैकेट में नहीं दिया होता तो यहाँ हमारा ऑप्शन होता है डिपेंड ऑन द मशीन या डिपेंड ऑन अ सिस्टम, क्योंकि ये अलग अलग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इसके साइज हो रहे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो छोटा हो तो शॉर्ट लिखा होता है उसके आगे, तो हम 2 बाइट लेते हैं, तो फिर 2 बाइट्स का ही साइज स्टोर करता है इंट वेरिएबल। मैं हर क्वेश्चन में ट्राई कर रही हूँ कि आप और कुछ नया सीख के जाओ, नहीं कि जस्ट हमें इंट के बारे में 4 बाइट पता है, हम और क्वेश्चंस भी इसके रिगार्डिंग इसके जैसे आए तो हम सॉल्व कर पा रहे हो एग्जाम्स में। अगर मैं 8 की बात करूं तो विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर पूछा है। बहुत सारे लोग इसमें ए कर देंगे जो कि पॉइंटर को डिफाइन कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बी है जिसे हम M% बोलते हैं वो हमारे वेरिएबल का या किसी ऑपरेटर का मेमोरी में एड्रेस को डिफाइन करता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया है num करके और मेरी जो मेमोरी में मैं देखूंगी तो वो किसी एड्रेस पे स्टोर हो रहा होगा, सपोज 101, और मैं चाहती हूँ कि जो वैल्यू मैं ले रही हूँ वो इसी वैल्यू पे यहाँ पर ही डिफाइन हो, तो मैं उसके आगे M% लगा रही होंगी, देन इनपुट लेते हुए वैल्यू वो डायरेक्ट उसी एड्रेस को पॉइंट कर रही होगी। तो मेरा जो ऑप्शन बी है M% वो करेक्ट है। अगर मैं 9 देखूँ तो उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडुलस ऑपरेटर इन सी। यहाँ पर हमने ये ऑपरेटर देखे हैं, ये डिवीजन करता है, ठीक है, ये मॉडुलस नहीं है, ये हमारा पॉइंटर है, ये मॉडुलस नहीं है, इसको हम मल्टीपल ऑपरेटर भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ हो रहा होता है। और ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, यानी कि ये तीनों नहीं है। तो अगर आपको ये पता भी नहीं है कि परसेंट को हम मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं तो आप बाकी के 3 को करेक्ट नहीं समझकर सीधा आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन ए ही करेक्ट होने वाला है। यही मेन पॉइंट होता है। अगर आपको नहीं पता करेक्ट क्या है तो पहले आप ये देखो कि करेक्ट जो ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहे वो क्यों नहीं लग रहे। आप अगर कट करना करोगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि ये नहीं है, ये नहीं, तो मे बी इसके परसेंट चांसेस ज़्यादा हैं। अब एक कट हुआ यानी 75%, अब तीनों में डिवाइड हुआ, एक 25 तो कैंसिल हो गया, फिर दूसरा हुआ तो 50-50 हो गया। इस हिसाब से आप पहले ये देखो कि कौन से सही नहीं है, देन आपके ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं 10th की बात करूँ, अगर मैं यहाँ 10th क्वेश्चन को देखूँ तो इन्होंने बोला है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 5 / 2 इन सी। एंड
ब्रैकेट्स में ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट में क्या बोला है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, आपको कुछ एक हिंट देना चाहते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इफ़ बोथ आर इंटीजर, यानी कि मेरा 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर, जो जिस वैल्यू में स्टोर हो रहा होगा वो भी इंटीजर ले रहा होगा, तो अगर मैं 5 डिवाइड बाई 2 करूँ तो एक्चुअल में आंसर आता है 2.5, बट इन्होंने इंट की बात की है। इट मीन्स वो हमारी जो फ्लोट वैल्यू, जो डेसिमल वैल्यू, उसको निग्लेक्ट कर देगा, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ना कि ए। और याद रखना, मोस्टली ए ऑप्शन में वो वाले क्वेश्चन रखते हैं जो ट्रिकी लगते हैं। आंसर्स क्या होते हैं कि 2.5 हमारा मैच हो, हमने डायरेक्ट एक टिक करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम आप पे इतना प्रेशर होता है कि आप नहीं जज कर पा रहे होते कि ये वाला क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। तो बिल्कुल कामली आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, समझने हैं, और ब्रैकेट में या फिर साइड में कुछ भी लिखा है तो उसको बहुत ध्यान से समझना है। वो हिंट देना चाहते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इसलिए आपके आंसर्स गलत हो रहे होते हैं एग्जाम में। यहाँ पे मेरा 11th क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि विच लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अब इसमें करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं इन सबके सिंटेक्स समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर किसी को नहीं पता कि इनके क्या सिंटेक्स है तो वो समझ पाए। जैसे फॉर दिया है इन्होंने, फॉर का क्या सिंटेक्स होता है कि हमने यहाँ पे लिखा फॉर, एंड यहाँ पर हम उसको इनिशलाइज कर रहे होते हैं कि कहाँ से शुरू होगा, देन हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं, ठीक है, एंड देन हम यहाँ पर या तो इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं या फिर डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि या तो हम प्लस प्लस करते हैं या तो माइनस माइनस कर रहे होते हैं, और यहाँ पर इनिशलाइज करते। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट या कंडीशन लिखी है, जो भी हमने कोड लिखा है, वो एग्जीक्यूट होता है। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, एटलीस्ट एग्जीक्यूट वंस, यानी ऑप्शन ए तो हमारा रॉन्ग हो गया। अगर हमने सिंटेक्स समझा तो हम समझ पा रहे होंगे। अब मैं अगर ऑप्शन बी की बात करूँ, वाइल, वाइल का क्या सिंटेक्स, तो वाइल क्या करता है ना कि एक वाइल लिखते हैं, देन उसके पास कोई भी कंडीशन लिख रहे होते हैं, अगर वो ट्रू होती है तो अंदर के स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। यानी कि कोई भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी तभी वो अंदर का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट बाहर जाएगा। मीन्स ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर कंडीशन चेक नहीं हो रही होगी तो हमारा जो अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। डी में इन्होंने बोला नन ऑफ द अबव, तो हो सकता है सी या डी में से कोई करेक्ट हो। तो अब हमें क्या सिंटेक्स समझना चाहिए, डू वाइल का। डू वाइल का क्या सिंटेक्स है, पहले डू लिखते हैं, इसके आगे कोई कंडीशन नहीं होती, देन हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड होता है, जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है, जो भी हमें लॉजिक चलाना है, देन यहाँ पर हमने वाइल लिखा होता है, और यहाँ पर वाइल के पास में हमारी कंडीशन होती है। तो हम जानते हैं जो कंपाइलर होता है हमारे सी लैंग्वेज में, वो लाइन बाय लाइन कोड रीड करता है। जब वो रीड करके आ रहा होता है तो वो सबसे पहले ये रीड करेगा, देन वो हमारे वाइल पे पहुंचेगा, फिर हमारी कंडीशन चेक हो रही होगी। सपोज ये फॉल्स भी हुई तो वो अगेन नहीं जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वन तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा, विच इज़ डू वाइल। तो हमने यहाँ पर तीनों के सिंटेक्स समझे। सपोज इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आप करेक्ट कर रहे होंगे। अगर मैं 12th क्वेश्चन की बात करूँ, विच स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट अ लूप इमीडिएटली, जो हमारा लूप होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए कौन सी कंडीशन होती है, कौन सा कीवर्ड है जो यूज़ होता है। तो कंटिन्यू हमारा कंटिन्यू करता है, एग्जिस्ट कोई करता ही नहीं है, एग्जिस्ट करके कोई भी हमारा कॉन्स्टेंट या स्टेटमेंट हमारे सी में नहीं होता, तो ये ऑप्शन खत्म हुआ। रिटर्न हमारे फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न कर रहा होता है, वो लूप के अंदर यूज़ नहीं कर रहे होते, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो ब्रेक इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो अगर मैं 13 नंबर की बात करूँ, 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप एग्जीक्यूट। जैसे मैंने अभी ऊपर फॉर लूप की आपको सिंटेक्स समझा दिया, यहाँ पे इन्होंने इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज करने में इन्होंने i = 0 दिया, यानी 0 से स्टार्टिंग की। देन इन्होंने कंडीशन दी है कि मेरी जो i है वो <5 होना चाहिए, अदरवाइज वो वैल्यू नहीं चलेगा, हमारा कोड जो प्रिंट करा रहा है वो प्रिंट नहीं हो रहा होगा। देन इन्होंने इंक्रीमेंट कराते गए, तो यानी पहले i की वैल्यू 0 है जो कि <5 है, ट्रू, यानी कि एक टाइम चलेगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई, 1 हो गई, वो भी <5 है, ट्रू, फिर चलेगा। देन 2, 3, 4 एंड 5, मैंने 5 तक गए, वो एक इंक्रीमेंट होते होते। तो यहाँ पर कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि 5 इज़ नॉट <5, तो यानी कि रॉन्ग हो गया। तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगी, जो अंदर प्रिंट है वो रुक जाएगा। तो अभी ये कितने टाइम प्रिंट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया। अगर 1 से स्टार्ट करते तो ये 4 टाइम्स प्रिंट हो रहा होता, क्योंकि कंडीशन उन्होंने क्या बोली है, मेरी जो i की वैल्यू वो <5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगर मैं 14 क्वेश्चन की बात करूँ तो उन्होंने बोला विच कीवर्ड इज़ यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग इन सी। हम जहाँ पर डिसीजन ले पा रहे होते हैं, जैसे स्विच, इफ़, एल्स इन्होंने दिया है। हम जानते हैं डिसीजन मेकिंग यानी कि यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है। सपोज हमारे स्कूल में हम जब जाते हैं तो हमारे पास गार्ड अंकल होते हैं, जब उन्हें ID कार्ड दिखा रहे होते हैं तो वो समझ पाते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट से, आप MBA से हो और वो MBA डिपार्टमेंट पर आप पहुँचे हो करेक्ट, तो आप वो बोलेंगे ठीक है अंदर जाओ, अदरवाइज वो क्या बोलेंगे, एल्स,
एल्स आप दूसरे में जाओ। तो इफ़ और एल्स जो है वो दोनों ही हमारे कंडीशन वाइज है, यानी कि डिसीजन मेकिंग हम डिसीजन ले पाते हैं। सिमिलरली स्विच भी होता है, स्विच में भी मल्टीपल डिसीजन होते हैं, जहाँ पे हम वन बाय वन ना चेक करते हुए कंडीशन को डायरेक्टली चेक कर रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पर इन्होंने दिया है कि ये एमबीए डिपार्टमेंट है तो डायरेक्ट एमबीए डिपार्टमेंट में जाकर चेक करेगा। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं इन सी में। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो रहा होगा। सपोज किसी को स्विच का नहीं पता, ओके, लेकिन हमको ये पता है जो इफ़ और एल्स है वो दोनों डिसीजन मेकिंग है, यानी कि दो ऑप्शन करेक्ट हुए, तो एक आपको चेक करना भी नहीं है। अगर नहीं पता तो यानी कि सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने नन ऑफ द अबव नहीं दिया, ऑल ऑफ द अबव दिया, यानी कि जो भी ऊपर के हैं वो करेक्ट होंगे। तो जब 2 हो गए तो 3 भी करेक्ट ही होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम सेव कर सकते हैं। अगर मैं 15 नंबर की क्वेश्चन की बात करती हूँ तो वो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम एन इफ एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो इफ एल्स ब्लॉक में किससे बाहर आ रहा होता है, तो जैसे हमने लूप में समझा कि ब्रेक से बाहर होता है, ऐसे इफ एल्स कंडीशन में अगर हमें इमीडिएटली बाहर करना है कुछ भी तो वो रिटर्न हो रहा होता है। रिटर्न से हम समझते हैं कि वो वहाँ पे कंडीशन रुक गई और हमारा डायरेक्टली वो बाहर आ जाएगा, वो आगे के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ब्रेक सिर्फ हमारे लूप में यूज़ होता है। कंटिन्यू क्या कर रहा होता है, कंटिन्यू ये बताता है कि इस कंडीशन के बाद से कंटिन्यू करना है, और एग्जिट करके तो कोई कीवर्ड होता ही नहीं है, ये यूज़ ही नहीं होता। तो ऑप्शन डी तो आप पहले ही करेक्ट रॉन्ग कर सकते हो, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, और बी इज़ नॉट अ यूजफुल बिकॉज वो कंटिन्यू कर रहा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। देन अगर मैं 16 की बात करूँ, विच कीवर्ड इज़ यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। तो फंक्शन से क्या रिटर्न करता है, जैसे मैंने भी ऊपर बता दिया, रिटर्न जो है वो हमारे इफ एल्स ब्लॉक में या फिर वैल्यू को रिटर्न करनी हो फंक्शन में तो रिटर्न यूज़ हो रहा होता है। वॉइड ये एक टाइप है हमारे फंक्शन का, इंट टाइप, और फंक्शन तो जस्ट अ नेम ऑफ दैट। तो ये तीनों ऑप्शन आप अगर यही देखें कि ये तो दोनों टाइप है, और टाइप हमारे फंक्शन को रिटर्न नहीं करता होता है, वो तो रिटर्न टाइप लिखते हैं कि फंक्शन का क्या टाइप है, और फंक्शन करके तो कुछ यूज़ ही नहीं होता। इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं पता तो आप रॉन्ग देखो कि रॉन्ग क्यों है, देन आप खुद समझ रहे होंगे कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो सही होने का आंसर क्या है, ए आंसर सही होने के चांसेस हैं। यहाँ पे मैं 17 की बात करूँ तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इन्होंने पूछा है कि इसका क्या हमारा आउटपुट होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एक नॉर्मल इंट लिया है और उसका साइज़ ऑफ पूछा है। साइज़ ऑफ मतलब उसका साइज़ क्या है, तो हम जानते हैं नॉर्मली हमारे साइज़ का हमने पढ़ा है 4 बाइट। ठीक है, हम डायरेक्ट टिक कर देंगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मैंने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चंस किया है, उसमें समझाया है कि उन्होंने ब्रैकेट में लिखा था टिपिकली 32 बिट सिस्टम। ये डिपेंड करता है आपके कौन से सिस्टम की बात है। अगर आप 64 सिस्टम कर रहे हो, 64 बिट सिस्टम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर वो 8 बाइट्स ले रहा होगा या 2 बाइट्स ले रहा होगा, अलग के डिपेंड शॉर्ट कीवर्ड यूज़ किया। तो यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया होता देन आप भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, डिपेंड ऑन द सिस्टम। तो यह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे मेरा 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटर इन अ सी। तो अब मैं यहाँ पे रॉन्ग देखती हूँ। सपोज आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना नहीं आता, तो पहले तो हमने ये देखा कि पॉइंटर करके कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ। अगर हम चाहते हैं तो उसके आगे हम पॉइंटर नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिख रहे होते, ये तो यूज़ ही नहीं होने वाला। तो ऑप्शन डी तो पहले ही हमें रॉन्ग दिख रहा है। डेटा टाइप लिखते हैं देन वेरिएबल नेम लिखते हैं, और ये जो ऑप्शन ए दिया है इन्होंने डेटा टाइप लिखा है, वेरिएबल लिखा है, तो जस्ट पीटीआर करके एक वेरिएबल क्रिएट हो गया हमारी मेमोरी में। उसको कैसे पता है कि जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो पॉइंटर है, तो यानी कि तो सिंपल है, ये भी हमें पता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जाना, और अगर आपको नहीं पता है तो ये हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। ये हमारा पॉइंटर डिक्लेयर करने का काम नहीं करता, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हमारे एड्रेस को मेंशन करता है जो भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो एस्ट्रिक है, ये मल्टीप्लिकेशन भी बोल रहे होते हैं, स्टार, वो हमारे पॉइंटर को डिक्लेयर करने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। अब मैं अगर 19 क्वेश्चन की बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ फंक्शन इन सी। सी लैंग्वेज में फंक्शन को डिक्लेयर करने का करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है, तो सिंपल है, हम पहले वहाँ पे क्या लिख रहे होते हैं, रिटर्न टाइप, कि मेरा जो फंक्शन है वो कौन से टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा होगा। वॉइड हो सकती है अगर उसे कुछ रिटर्न नहीं करना, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकता है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर सकता है। देन हम उसका फंक्शन नेम लिख रहे होते हैं। अगर हमें कोई पैरामीटर कोई वैल्यू पास करनी है तो उसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं, अदरवाइज हम उसे एम्प्टी भी छोड़ते हैं। तो हमें हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हम नीचे देख लेते हैं, इन्होंने बोला फंक्शन नेम देन रिटर्न टाइप, रॉन्ग, रिटर्न टाइप देन पैरामीटर देन फंक्शन, रॉन्ग, क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर हमारे पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं। अगर हमें पैरामीटर चाहिए तो हम वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, अदरवाइज उसको एम्प्टी रखते हैं। और यहाँ पर हमारा डेटा टाइप जा रहा होता है, यानी रिटर्न टाइप, जो हम किस टाइप का रिटर्न करते हैं, इंट वगैरह। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है और ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट।
अगर मैं 20th क्वेश्चन की बात करूँ तो 20th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन्होंने नॉर्मल एक आउटपुट दिया है, उससे हमसे आंसर पूछा है। यहाँ पर एक इन्होंने फंक्शन बनाया सम, देखिए इन्होंने यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया है इंट, एंड देन उसमें उन्होंने दो पैरामीटर इंटीजर वैल्यू के पैरामीटर्स पास किए हैं, वहाँ पर वैल्यू नहीं दो दिए। तो अगर मैं बोलूँ इसमें फंक्शन को कॉल करने का ऑप्शन क्या करेक्ट है, तो सिंपल सी बात है, इन्होंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स इंट बोला है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कोई पैरामीटर की वैल्यू ही पास नहीं की है। और इंट ए बी में करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि इन्होंने 4 एंड 5 यहाँ पर वैल्यू दी है, सिंगल वैल्यू नहीं हो रही होगी, यहाँ पर वैल्यू का देने का नहीं है, तो यहाँ पर व्हाट विल बी द आंसर राइट इज ऑप्शन ए। अगर मैं 21st क्वेश्चन को देखूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे इन सी। सी में एरे को कैसे डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो सी में एरे को हम एरे ऑफ कैरेक्टर्स बनाते हैं, यानी कि हम बिग ब्रैकेट जो हमारी कैपिटल बिग ब्रैकेट्स बोलते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, सिंपल वेरिएबल स्टोर हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया। पैरेंथेसिस हम सिर्फ फंक्शन में यूज़ होते हैं, ये रॉन्ग हो गया। तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। और एरे करके तो कुछ हम यूज़ ही नहीं करते, जैसे उन्होंने वहाँ पे पॉइंटर लिख दिया था, फंक्शन लिख दिया था, ये जस्ट नेम है, ये कोई भी कॉन्स्टेंट कीवर्ड नहीं है जो हम सी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट वुड बी ए ऑप्शन। आप रॉन्ग ढूंढना शुरू करिए, राइट खुद निकल के आता है। ये राइट अप्रोच होती है। अगर आप राइट देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, शायद ये सही हो, ये सही हो। आप पहले देखो ये जो रॉन्ग है वो रॉन्ग क्यों है, देन आपके जो मल्टीपल चांसेस, जो आपकी कैपेसिटी जो एक होता है ना कि हाँ ये ऑप्शन के चांसेस करेक्ट होने के ज़्यादा हैं, तभी आते हैं जब ये आप कैंसिल करते हो तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो इन दोनों में से करेक्ट होंगे, देन आपके ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का जो आउटपुट है वो क्या होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या नॉर्मल स्ट्रिंग बनाई है जो एरे ऑफ कैरेक्टर है। ओके तो इस स्ट्रिंग में इन्होंने क्या स्टोर करा है, हेलो स्टोर करा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर हमारी मेमोरी में हेलो स्टोर हो रहा होगा। और इन्होंने इसको %C यूज़ किया है, यानी कि जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो C है, यानी एक सिंगल कैरेक्टर हमें प्रिंट कराना है। और कहाँ से प्रिंट करना है, उस स्ट्रिंग के 1 ऑफ इंडेक्स पे, जो ब्रैकेट में वो इंडेक्स बताता है। तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँगी तो हमें पता है एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 एंड 5th पे हमारा नल ऑपरेटर होता है जो बताता है कि हमारा स्ट्रिंग कहाँ पर टर्मिनेट होने वाला है। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि जो 1 इंडेक्स पर कैरेक्टर है वो प्रिंट करो, तो वो क्या है, ई है। तो जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता, आपको इंडेक्सिंग करना नहीं आता, आप इसके ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिस कर रहे होंगे। तो इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई है, मेन पॉइंट कि आपको जो चीज़ें नहीं पता इस वीडियो के थ्रू आप नई चीज़ें सीख पाओ। तो हमारा ऑप्शन क्या यहाँ पे करेक्ट हो रहा होगा, बी। आंसर वुड बी ई। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ 23, तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने का कौन सा फंक्शन है, तो हम फंक्शन को रीड करने का ट्राई करेंगे, वही बता देता है strlen, यानी स्ट्रिंग की लेंथ को ये बताता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे strcpy यानी कॉपी कर रहा होता है, strcat जो कैट वो कॉन्केटिनेट कर रहा होता है, दो स्ट्रिंग को कनेक्ट करता है, और strcmp वो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा होता है। तो इन चारों की अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग वर्क है। यहाँ पर लेंथ पूछा है तो हम ऑप्शन ए को टिक कर रहे होंगे। विच फंक्शन इज यूज टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। एक स्ट्रिंग को अनदर स्ट्रिंग में कॉपी करने का काम क्या करेगा, तो strcpy भी है, हम डायरेक्ट टिक कर देंगे, और strncpy भी है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हमें पता है mempcpy कुछ इस टाइप का कोई भी फंक्शन नहीं होता, स्ट्रिंग के फंक्शन के आगे str लिखा होता है, और strcat हम पढ़ चुके हैं, वो कॉन्केटिनेट करता है, कनेक्ट करता है, तो ये भी नहीं है। इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा, जब तक हमें इनका यूज़ नहीं पता हम कंफ्यूज हो रहे होंगे। एंड जो है वो ये बताता है कि किस नंबर ऑफ इंडेक्स से हमारी स्ट्रिंग कॉपी हो रही होगी, पूरी स्ट्रिंग को कॉपी नहीं करता। तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी स्ट्रिंग की बात कहाँ से क्या करना है, इन्होंने डायरेक्ट वन स्ट्रिंग को अनदर में कॉपी किया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जो हमारा कोड है उसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे सिंपल सी हमें क्या एरे ऑफ कैरेक्टर बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग str1 करके नेम है, और 20 उसका साइज़ दिया है। यहाँ पे हम साइज़ डिक्लेयर करते हैं कि उसकी नंबर ऑफ इंडेक्सिंग क्या होगी, तो 20 उसका साइज़ दिया, और उसमें क्या स्टोर करा है, हेलो करके एक स्ट्रिंग को स्टोर करा है, डिफाइन किया है। अब यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन यूज़ किया है विच इज़ strcat, यानी कॉन्केटिनेट, ऐड करने की बात की। ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 में जो दूसरी स्ट्रिंग दी है उसको ऐड कर दो, और फिर उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया है। इट मीन्स और %s यूज़ किया, यानी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कराई है कि जो हेलो है उसमें हमें वर्ड को कॉन्केटिनेट कराना है। तो ये दोनों ऐड हो रहे होंगे। अब कैसे ऐड होंगे हमें नहीं पता, अगर हमें फंक्शन नहीं पता तो हम इसे वर्ड हेलो, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, अच्छी बात है, अदरवाइज ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है। एरर का कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि सब कुछ करेक्ट है।
तो इन तीनों में से सही होगा। तो अगर मैं देखूं तो इन्होंने ऑप्शन ए और बी सी तो दोनों का सेम दे दिया है, तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। अदरवाइज यहाँ पर देखिए कॉमा के बाद स्पेस दिया है, इट मीन्स मेरी स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पेस हमारा जनरेट हो रहा होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर इन सी। जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, तो वो हमारा स्ट्रक्ट करके कीवर्ड होता है जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। विच फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल इन अ सी। तो एफ ओपन करके जो हमारे फाइल में हम यूज़ करते हैं, इस फंक्शन से हम फाइल को ओपन करते हैं सी में। ये आप जब तक यूज़ नहीं कर रहे होंगे आप इनको नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो इसके लिए आपको समझने की ज़रूरत है। ये बहुत ही बेसिक्स है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेसिक जाना है तो आप इसको कर देंगे। व्हाट इज़ द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ अ मेन फंक्शन इन अ सी। तो हमने मेन फंक्शन का सिंपल सा सिंटेक्स देखा है कि हम यहाँ पर नॉर्मल फाइल को इंक्लूड करते हैं, देन हम इंट मेन लिखते हैं एंड देन हम उसके अंदर यहाँ पर रिटर्न 0 करा रहे होते हैं। ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है सिंटेक्स होता ही है। तो यहाँ पर ही इन्होंने मेन फंक्शन का बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप पूछा, विच इज़ ऑप्शन बी। अगर मैं 26 क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, 26 क्वेश्चन में बोला है विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ फाइल करेक्टर बाय करेक्टर। सिंगल बाय करेक्टर वो किससे यूज़ हो रहा होता है, तो एफ गेट सी जो होता है, एफ रीड करता है, बट करेक्टर बाय करेक्टर पूछा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन अ सी। यानी कि हमारी जो फाइल है, हमारा फाइल हैंडलिंग आपने पढ़ा नहीं है तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट आप बेसिक पढ़कर जाइए क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसमें क्लोज फाइल के लिए भी क्या होता है, एफ क्लोज हमारा एक फंक्शन होता है जो हमारी फाइल को क्लोज करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस लिए जो सी लैंग्वेज में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने वाले हैं, और हो सकता है इसके जैसे क्वेश्चंस आ रहे हों। यहाँ पे बहुत सारे हमने ट्राई किया कि कुछ क्वेश्चंस के आप समझ पाएँ। तो आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ये कहीं ना कहीं यूज़फुल ज़रूर हो रही होगी। अगर आपको कुछ कंसेप्ट नहीं पता तो मेरे ये जो प्लेसमेंट ज्ञान चैनल है, MCA ज्ञान की ब्रांच है, वहाँ पर हमने सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ाया है और अभी उसकी प्लेलिस्ट चालू हो रही है, तो वहाँ पर भी आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। और तब तक प्रिपेयर करिए, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम बहुत अच्छा होगा आप लोगों का। So till then, stay focused, stay consistent, success will follow you.